Hey guys, what's up everyone? Welcome back to the channel. This is शिवम द्विवेदी and you are watching Economics Easy है। दोस्तों हम चैप्टर 8 को कंटिन्यू करने के लिए आ रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है एग्रीकल्चर एंड फूड मैनेजमेंट। दोस्तों ये सारे टॉपिक हम अपनी पिछली क्लासेस के अंदर कर चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज फूड सिक्योरिटी एंड पीडीएस एंड फूड सब्सिडीज। वैसे तो फूड सब्सिडीज और पीडीएस का पॉइंट हम ऑलरेडी कर चुके हैं, बट थोड़ा सा हम इसमें इन्फॉर्मेशन ले लेंगे। बाकी मेन टॉपिक आज का जो है दैट इज फूड सिक्योरिटी, कि कैसे गवर्नमेंट ने ये इंश्योर किया कि फूड को लेकर सिक्योरिटी और हंगर को कम किया जा सकता है। हम उन चीजों पर आज बात करने के लिए जा रहे हैं। दोस्तों आप लोग जानते हैं, अगर हमारी ये सीरीज को आप कंटिन्यू पढ़ रहे होंगे तो हम ये रमेश सिंह जो 12th एडिशन है इस बुक को फॉलो अप कर रहे हैं, और इसके मैं 21 के 21 चैप्टर आपको पूरा डिटेल में डिस्कस करवाऊंगा। कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बस मेरे साथ आप बने रहना, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। फूड सिक्योरिटी। दोस्तों फूड सिक्योरिटी का जो पॉइंट है इस बुक के अंदर वो आपको यहां पर नजर आएगा। फूड सिक्योरिटी ये रहा, ये देखिए फूड सिक्योरिटी वाला पॉइंट ये है। थोड़ा सा जब भी आप जानते हो हम कोई भी टॉपिक करते हैं तो पहले थोड़ा सा बेस बनाते हैं। बेस बना लेने का फायदा ये होता है कि हमें वो टॉपिक इजी लगने लगता है। तो चलो बेस बनाते हैं। देखो बात को ध्यान से सुनो। मैं बात करूं जब हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में, ठीक है, 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ, दोस्तों फार्मर्स जो थे उनका फुली एक्सप्लॉयटेशन किया गया। आप जानते हैं जमींदारी सिस्टम, महलवाड़ी सिस्टम, रैयतवाड़ी सिस्टम, डिफरेंट टाइप ऑफ टैक्सेस उनके ऊपर इम्पोज किए गए, जिसके चलते अंग्रेजों ने लगभग 190 साल या कह सकते हो अप्रॉक्सीमेटली 200 साल तक हमारे देश पर शासन किया, और अंग्रेजों से वो चीज़ें उगवाई जो उनके फ़ायदे के लिए चीज़ थी, उनके मतलब अंग्रेजों के फ़ायदे के लिए चीज़ थी, जिससे वो उसको प्रोसेस करके कहाँ भेजा करते थे, ब्रिटेन भेजा करते थे, और प्रोसेसिंग करने के बाद फिनिश गुड्स बना के हमारी इंडिया को ही वो माल बेच देते थे। ये नहीं, अगर हम देखें बिफोर 1947 हमारा कोई फार्मिंग सेक्टर कोई खासा अच्छा नहीं था, बट जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हमें ज़रूरत थी अब अपने इंडस्ट्री सेक्टर को बूस्टअप करने की। लेकिन इंडस्ट्रियल को बूस्टअप करने के लिए एग्रीकल्चर का भी बूस्टअप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि आप जानते हो इंडस्ट्रीज को बूस्ट करने के लिए क्या चाहिए होता है, रॉ मटेरियल चाहिए होता है। रॉ मटेरियल के लिए किस पर डिपेंड होना पड़ता है, एग्रीकल्चर के लिए। तो गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर सेक्टर पर ध्यान देना शुरू किया। जब 1947 की मैं आपको बात बताऊं तब इंसान फार्मर सिर्फ फार्मिंग किस काम के लिए करता था जानते हो, कि एटलीस्ट मैं अपने घर परिवार को चला सकूं, इतना मैं अनाज पैदा कर सकूं। क्योंकि पहले के जो घर परिवार थे वो हम दो हमारे 2 पर बेस्ड नहीं थे, वो हम दो हमारे 10 पर बेस्ड थे। मतलब आखिरी दम तक जितने टाइम बच्चा हो सकता है हम बिल्कुल करके मानेंगे। अगर उनका बस चलता तो आदमियों के भी होते तो उनके भी कर देते, क्योंकि फैमिली जितनी बड़ी होती है उतनी ही ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। ऐसे उस टाइम पर लोगों की क्या थी, थिंकिंग थी, सोच थी ऐसी, ठीक है। तो अब ऐसे में क्या था कि फैमिलीज बहुत बड़ी होती थी, तो उस टाइम पर फार्मिंग जो है वो हम इतनी ही करते थे कि एटलीस्ट हमारे घर में अनाज हो जाए, जिससे हमें बाहर कोई चीज़ का कटोरा लेके ना जाना पड़े। लेकिन ऐसा हुआ कि 1947 से लेकर 1980 की बात बताता हूँ, जब हमारे देश ने एग्रीकल्चर पर ध्यान देना शुरू किया तो 1980 के अंदर हम पूरी तरीके से सेल्फ सफिशिएंट बन चुके थे। अच्छा, आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर सेल्फ सफिशिएंट का मतलब क्या होता है? सेल्फ सफिशिएंट का मतलब है कि हम इतनी खेती करने लगे थे कि एटलीस्ट हम अपने देशवासियों को तो अनाज दे सकते हैं। मतलब जो हमारे देश की उन दिनों पर आबादी हुआ करती थी, एटलीस्ट उतना अनाज पैदा करने की क्षमता अब हमारे अंदर आ गई है। हमने एग्रीकल्चर में इतने सारे रिफॉर्म्स लेकर आए हैं। तो 1980 में हमारा देश क्या बन गया था, सेल्फ सफिशिएंट बन गया था। जब एक इंसान अपने लिए कुछ कर लेता है तब इसके बाद वो दूसरों के लिए सोचता है। यानी 1980 के बाद से हमारी इंडिया के जो फार्मर्स थे उन्होंने फार्मिंग जिस तरीके से की है, एक्सपोनेंशियल बहुत तेजी से ग्रोथ आया हमारी इकोनॉमी के अंदर एग्रीकल्चर का, ग्रीन रिफॉर्म्स आए, ग्रीन रिवोल्यूशन आया। उसके बाद हमने क्या किया, एग्रीकल्चर का एक्सपोर्ट करना शुरू किया, यानी बाहर की कंट्रियों में हमने अपना माल को भेजना शुरू किया, क्योंकि हमारे यहाँ पर बफर स्टॉक और सरप्लस स्टॉक का प्रोडक्शन होना स्टार्ट हो गया था। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में स्टॉक हमारे यहाँ पर अवेलेबल था। लेकिन दोस्तों इसके एक बहुत बड़ा खामियाजा हमारे भारत को भुगतना पड़ा। वो क्या भुगतना पड़ा कि जब हमारे पास सफिशिएंट सेल्फ सफिशिएंट बन गए तो हमारे यहाँ पर क्या होने लगा, प्रोडक्शन बफर स्टॉक में होने लगा। बफर स्टॉक का मतलब है इतना ज़्यादा होने कि हमारे पास रखने की जगह नहीं बची, इतना स्टॉक हमारे पास था, तो हमने उसका एक्सपोर्ट करना शुरू किया। दोस्तों क्या होगा अगर मैं आपको बोलूं कि आपके घर में किसी अनाज को लेकर बफर स्टॉक है, स्टिल लोग भूखे रहते हैं खाने के लिए। सुनने में अटपटा लग रहा है ना? भारत के साथ भी कुछ ऐसे ही हो रहा था उन दिनों, कि हमारे पास फूड ग्रेन बफर स्टॉक में होता था, स्टिल हमारे यहाँ पर जो हंगर लेवल है वो बहुत ज़्यादा हाई था, भूखमरी की जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा थी। आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर ये तो बातें ना हो सकता है किसी ने गलत बताई हो। नहीं दोस्तों, ये बिल्कुल सच है। अब हंगर लेवल क्यों बढ़ा आपको बताता हूँ। जब बफर स्टॉक होता है तो मार्केट के अंदर क्या होता है, सप्लाई बढ़ जाती है, और जब सप्लाई बढ़नी स्टार्ट होती है तो फूड ग्रेन में हमने HYV सीड से प्रोडक्शन किया होता है, तो इससे जब प्रोडक्शन होती, आउटपुट निकलता
निकलता है तो वो महंगा ही निकलेगा, मार्केट में महंगा बिकेगा। तो जब महंगा बिकेगा तो एक गरीब इंसान उस अनाज को खरीद नहीं सकता, जिसके चलते वो भूखमरी की सिचुएशन के अंदर आ जाता है। और इसी वजह से कहा जाता है कि ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आप यहाँ पर एग्रीकल्चर ज़्यादा हो रहा है तो वहाँ पर हंगर की प्रॉब्लम नहीं होगी। हो सकता है जिस देश में ज़्यादा प्रोडक्शन हो रही है, एग्रीकल्चर हो रहा है, वहाँ पर भी हंगर की जो सिचुएशन है वो आपको देखने को मिले। इंडिया तो उसका बेस्ट एग्जाम्पल है। इन सब चीज़ों को झेलने के बाद हमने सोचा कि भाई अब तो लाइफ में हमें कुछ करना है, जिस बात को लेकर अब हमें फूड की सिक्योरिटी की ज़रूरत पड़ी, फूड सिक्योरिटी की ज़रूरत पड़ी। और ये जो हमारा टॉपिक है फूड सिक्योरिटी, तब ये स्टार्ट हुआ। यानी 1980 के बाद से हमें ऐसा महसूस होने लगा कि हम सेल्फ सफिशिएंट तो बन गए हैं, स्टिल अभी भी हमारे यहाँ पर हंगर की समस्या खत्म नहीं हुई है। तो ऐसे में फूड की सिक्योरिटी के लिए मैनेजमेंट करना, फूड सिक्योरिटी के लिए बिल बनाना, फूड सिक्योरिटी को लेकर पॉजिटिव होना गवर्नमेंट की मजबूरी हो गई। और गवर्नमेंट ने इसके लिए बहुत स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए। और यही सारी चीज़ें अब हम इस टॉपिक के अंदर पढ़ने वाले हैं। दोस्तों देखो, मेरे पढ़ाने का तरीका ये है कि जब भी कोई टॉपिक होगा तो पहले हम उसका ब्रीफ डिस्कशन करेंगे, जिससे एटलीस्ट हमें ये पता चले इस टॉपिक का रिलेवेंस क्या है, हमें इसे पढ़ने की ज़रूरत क्या है। वरना ऐसा फील होगा कि सिर्फ टॉपिक दे रखे हैं, हम उसे पढ़ रहे हैं, लेकिन हम उसकी वजह नहीं जान पा रहे कि वो टॉपिक हमें दिया क्यों गया, हमें पढ़ने के लिए क्यों बोला जा रहा है। तो अभी जो आपको मैंने पूरी हिस्ट्री समझाई वो पूरी क्लियर होगी। चलो अब इसको पढ़ना। देखो यहाँ लिखा हुआ है कि इंडिया जो है उसने सेल्फ सफिशिएंसी अटेन कर ली थी 1980 के अंदर, लेकिन इसके बावजूद भी हमारे यहाँ पर जो फूड को खरीदने के लिए जो कीमतें होनी चाहिए वो अफोर्डेबल नहीं थी। यानी कि देखा जाए तो फूड प्राइस जो है वो बहुत महंगा था, जिसके चलते हंगर की सिचुएशन हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा होने लगी। इस बात को लेकर देखा कि हंगर और माल न्यूट्रिशन, सिर्फ भूखमरी ही नहीं बल्कि माल न्यूट्रिशन की खाना जो लोग खा भी रहे हैं तो उनके पास प्रॉपर न्यूट्रिशन चीज़ें नहीं जा रही, जिसकी वजह से उनका जो बॉडी मास स्ट्रक्चर है वो उतना नहीं है जितना उनकी हाइट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। बच्चों के अंदर देखा है कुपोषण के शिकार हो रहे हैं, जिसके चलते उन्हें डिफरेंट डिजीज होनी स्टार्ट हो गए हैं। तो ये सारी सिचुएशन हमने इंडिया के अंदर देखी। तो वही लिखा हुआ है एज पर द लेटेस्ट स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी न्यूट्रिशन इन वर्ल्ड 2019 की रिपोर्ट के हिसाब से अगर हम देखें तो ये डेटा आपको याद नहीं करना, सिर्फ पढ़ना है, ठीक है। 14.5% पॉपुलेशन जो है अभी भी अंडर न्यूट्रिशन में थी, मतलब जितना उन्हें न्यूट्रिशन मिलना चाहिए था खाने से वो नहीं उन्हें मिल पा रहा था। 51.4% जो वुमेन है उनकी रिप्रोडक्टिव एज 15 से 49 के बीच में थी। एक बात बताओ, 15 से 49 के बीच में अगर हमारे पास 100 महिलाएं हैं तो उनमें से सिर्फ 51% महिलाएं थी जो बेबी को बर्थ दे सकती थी। देख रहे हो फर्टिलिटी रेट कितनी ज़्यादा कम थी हमारे, यानी आधी जनता ही बच्चा पैदा कर सकती थी। 37.9% जो चिल्ड्रन है वो 5 आर स्टडीड। इसका मतलब क्या हुआ कि बहुत कम एज के अंदर उनके अंदर जो है क्या चीज़ें डाल दी जाती हैं, मतलब डाल क्या दी जाती है, मतलब उनके शरीर पे उसका प्रभाव दिखना शुरू हो जाता है। कहते हैं ना अमीर लोग जो होते हैं वो ज़्यादा यंग क्यों लगते हैं, उनका खान पान अच्छा होता है, इस वजह से वो थोड़े से नेचुरली भी यंग लगते हैं, फिर कुछ आर्टिफिशियल वो चीज़ें भी कर लेते हैं। बट अगर गरीब का बच्चा देखो तो 20 साल का गरीब का बच्चा देखो एकदम आदमी जैसा लगेगा। क्यों? क्योंकि इसे प्रॉपर न्यूट्रिशन वाला खाना नहीं मिल रहा। इसी तरह 20.8% जो चिल्ड्रन है वो 5 सफ़र फ्रॉम वेस्टिंग, मतलब कई सारी तरीके से, जैसे उनकी हाइट के हिसाब से जो उनका वेट होना चाहिए, वो बॉडी मास होना चाहिए, वो नहीं पाएगा। ये सारी रिपोर्ट मैं आपको बता रहा हूँ 2019 के हिसाब से। वैसे ये हर साल रिलीज़ की जाती है, बट जो अभी हमें डेटा दे रखा है वो आपको डेटा याद नहीं करना, सिर्फ एक दिमाग में एक इमेज बनानी कि हमारे भारत में क्या क्या चीज़ें जो हैं वो ख़राब चल रही हैं। इस बात को लेकर मैं आपको बता दूँ, इंडिया जो है 117 कंट्रियों का जो सर्वे किया गया उसके अंदर 102 पायदान पर आता है। किन चीज़ों में? हंगर के मामले में। आपको सर 102 अच्छा है खराब है? दोस्तों बहुत खराब है, हमें तो टॉप 10 के अंदर होना चाहिए, लेकिन हम पीछे से 102 नंबर पे आते हैं 117 कंट्रियों के अंदर। किस चीज़ को लेकर? हंगर को लेकर। और ये कौन निकालता है? ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2019 का डेटा है। और अगर आप मुझसे लेटेस्ट डेटा की बात करो, जैसे 2020 का डेटा अगर मैं आपको बताऊं तो 2020 आप यहाँ पर लिख लो, अगर आपके पास ये बुक है ना तो आप उसमें चीज़ों को चेंज कर लो। लेटेस्ट डेटा के हिसाब से जो 2020 है उसके हिसाब से 107 कंट्रियों में सर्वे कराया गया और उसके अंदर 94 कंट्रीज जो है 94th रैंक पर हमारी इंडिया आती है। मैं रिपीट कर दूं, 2020 के डेटा के हिसाब से 107 कंट्रियों में सर्वे कराया गया था ग्लोबल हंगर इंडेक्स के द्वारा, और इसमें इंडिया की 94th पोजीशन थी पीछे से, ठीक है। बहुत ही ख़राब क्रूशियल पोजीशन थी। अगर हम देखें जो बांग्लादेश और जो नेपाल हो गया या हमारा पाकिस्तान हो गया, हम इससे भी काफ़ी पीछे थे इन चीज़ों के मामले में, ठीक है। अब बात ये देखिए कि आखिर ऐसा क्या था, क्यों आखिर हम इतने ज़्यादा पीछे थे। तो उनकी कई सारी वजह, जिसमें पॉपुलरली हमने ये देखा कि हमारी इंडिया में 23% जो पॉपुलेशन है, टोटल पॉपुलेशन का जो 23% पॉपुलेशन है वो बिलो पॉवर्टी लाइन है। जब एक इंसान बिलो पॉवर्टी लाइन में होगा तो वो अपने खाने पीने पर कैसे ध्यान देगा, वो खाने पीने पर इतना पैसा कहां से लेकर आएगा जब वो है ही खुद बिलो पॉवर्टी लाइन में। इसके चलते हमारे यहाँ पर जो हंगर इंडेक्स है वो हम बहुत पीछे हैं उसमें वर्ल्ड के मामले में। देयर इज अ स्ट्रॉन्ग करेक्शन बिटवीन स्टेबिलिटी इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड फूड सिक्योरिटी। अब एक बात सुनो,
क्या अगर हम एग्रीकल्चर फार्मिंग ज़्यादा कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हमारे यहाँ पर हंगर इंडेक्स कम होगा? द आंसर इज नो। हमारे यहाँ बल्कि डायरेक्ट रिलेशन देखा गया कि जब हमारे यहाँ पर बल्क में प्रोडक्शन होता है तो हमारे यहाँ हंगर उतनी ही ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि वही चीज़ें उतनी ज़्यादा महंगी हो जाती हैं। ठीक है, तो देखा गया कि जो रैपिडली जो एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन है, फूड सप्लाई का प्रोडक्शन है, इसके चलते फूड प्राइसेस क्या होते हैं, बढ़ने स्टार्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से हर इनकम ग्रुप वाला उसको अफोर्ड नहीं कर पाता, और खासतौर पे लोअर इनकम ग्रुप जो है पॉपुलेशन का, वो तो उन चीज़ों को बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर पाता। ये मतलब मेजर रीजंस हमने देखे कि जिनकी वजह से हमारे यहाँ पर जो हंगर इंडेक्स है उसमें रैंकिंग हमारी बहुत ज़्यादा खराब होती जा रही है। अब बात करते हैं कि आखिर गवर्नमेंट ने इसके लिए क्या स्टेप्स लिए, गवर्नमेंट ने क्या क्या चीज़ें की ताकि हम अपनी हंगर को दूर कर सके, और जो हमारी वर्ल्ड वाइड रैंकिंग जो 2020 में 94th पर थी वो हम टॉप 10 के अंदर आ जाए। तो गवर्नमेंट ने इसके लिए कई सारे स्कीम्स निकाली, बट गवर्नमेंट ने मेजरली दो चीज़ों पर फोकस किया। गवर्नमेंट ने कहा देखो सबसे पहली बात तो है कि हमें फूड प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा, मतलब जितना हम फूड प्रोडक्शन करें हो सकता है उतना अभी ज़रूरी ना हो, बल्कि हमें उसको और लेवल को बढ़ाना चाहिए जिससे कि हम उसको बांट सके पब्लिक के अंदर पीडीएस सिस्टम के थ्रू। दूसरा उन्होंने कहा कि हमें अपनी सप्लाई चेन को इंप्रूव करना पड़ेगा। सप्लाई चेन का मतलब होता है जब एक किसान अपनी फसल को उगाता है तो उसको प्रॉपर ऐसी जगह पर उसे वो बेचे जहाँ पर उसे उसकी अच्छी कीमत मिले, उसके पास प्रॉपर ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी होनी चाहिए, उसके पास प्रॉपर क्या होनी चाहिए, उसको रिटेन करने के लिए उसके पास कोल्ड स्टोरेज होनी चाहिए, उसके पास बड़े बड़े स्टोरेज होने चाहिए, और सब्सिडाइज रेट पर उसको अवेलेबल करानी चाहिए। अगर हम फार्मर को ये सारी चीज़ अवेलेबल करवाएंगे तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो भुखमरी की सिचुएशन है, जो न्यूट्रिशन की सिचुएशन है, उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं, खत्म नहीं कर सकते बट हाँ एक लेवल पे कम कर सकते हैं अगर हम अपनी सप्लाई चेन को सुधारें। बोलो यहाँ तक क्लियर है? अब क्योंकि हमने ये देखा कि हमारे यहाँ पर एग्रीकल्चर की जो प्राइसेस हैं, क्रॉप के जो प्राइसेस हैं, ये जो पल्सेस हो गए, राइस हो गए, व्हीट हो गया, जो अनाज है उनकी कीमतें बढ़ गई हैं, जिसके चलते हमने क्या किया, अपने यहाँ पर फूड को ये इंश्योर करवाए कि भाई जो खाना है ना वो हर इंसान तक पहुँचेगा। अब एक तरफ देखो, आप खुद सोचो, प्रैक्टिकली सोचो, अगर आप एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो, ठीक है, आपसे बोला जाए हमारे यहाँ पर एग्रीकल्चर फार्मिंग कुछ खास अच्छी नहीं हो रही है, और जो हो भी रही है उसके कारण हम इतने रिलायंस नहीं हो पाए कि हम हर किसी को खाना उपलब्ध करा पाएँ। तो ऐसे में आप क्या करोगे, आप यही करोगे ना, गवर्नमेंट डिफरेंट टाइम पे अलग अलग स्कीम्स चलाती है, तो आपने भी इन स्कीम्स के बारे में सुना होगा जिससे हंगर इंडेक्स को कम किया जा सकेगा। वो स्कीम के नाम क्या है? जैसे अगर हम बात करें तो फीडिंग प्रोग्राम के लिए, मतलब खाना खिलाने के लिए हमने एक ICDS प्रोग्राम चलाया जिसका नाम है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। इस स्कीम के तहत जो प्रेग्नेंट वुमेन्स होती हैं और जो उनके छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको क्या दिया जाता है, न्यूट्रिशन वाला खाना दिया जाता है फ्री में। मिड डे मील स्कीम MDMS बोला जाता है। स्कूल के अंदर जो बच्चे पढ़ने के लिए आए हैं उनको क्या दिया जाएगा, लंच टाइम में खाना दिया जाएगा, और न्यूट्रिशन के लिए उन्हें अलग अलग टाइप की चीज़ें दी जाएंगी जो कि रीजनल वैरायटी के हिसाब से डिपेंड करती है। ऐसा नहीं कि जो दिल्ली के स्कूल में मिड डे मील स्कीम है सेम वही आइटम्स, सेम वही फूड आर्टिकल्स आपको केरल में भी दिए जा रहे होंगे। केरल में क्या है कि वहाँ पर मछलियों का उत्पादन ज़्यादा होता है, वहाँ पर लोग मछली ज़्यादा खाते हैं, तो हर रीजन के हिसाब से मिड डे मील स्कीम क्या होती है, अलग अलग होती है। लेकिन ये मिड डे मील स्कीम के तहत जो बच्चे, उनको लगता है कि जब उन्हें खाना स्कूल में मिलेगा तो वो स्कूल पढ़ने के लिए जाते हैं, सिर्फ किस लिए, खाना खाने के लिए, और साथ साथ वो पढ़ाई भी कर लेते हैं। ये स्कीम वाकई मुझे भी बहुत अच्छी लगी। थर्ड है हमारी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या है, आपने लास्ट क्लास में हमसे बहुत अच्छे से पढ़ा होगा ये चीज़ कि गवर्नमेंट क्या करती है, अपने यहाँ पर फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया क्या करती है, मार्केट में जो फार्मर्स है उनके लिए प्राइस डिसाइड कर देती है। आप इतने मिनिमम प्राइस में हमसे अपना जो क्रॉप है वो बेच सकते हो, जिसको बोलते हैं MSP, मिनिमम सेलिंग प्राइस। जब वो फार्मर से वो क्रॉप खरीद लेते हैं तो उस क्रॉप को खरीद के या घर पे रखेगा गवर्नमेंट? नहीं, गवर्नमेंट इसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा गरीब लोगों को, 1 रुपये के हिसाब से, 1 रुपये किलो के हिसाब से, 2 रुपये किलो के हिसाब से, या 3 रुपये किलो के हिसाब से गरीब लोगों को गेहूं, चावल, चीनी, ये सारी चीज़ प्रोवाइड करेंगे। और इस सिस्टम को बोलते हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। आप लोगों के घर में जो राशन कार्ड है वो PDS सिस्टम के थ्रू बनाए गए। तो यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है, इसकी वजह से लोगों को घर घर में क्या दिया गया, माल न्यूट्रिशन वाली चीज़ें दी गई, जैसे गेहूँ हो गया, अनाज हो गया। और दोस्तों एक चीज़ और मैं आपको बताऊं, ऐसा दिल्ली के अंदर तो मुझे पता है कि दिल्ली के अंदर ऐसे कोई प्रेग्नेंट वुमेन है तो वो अपने आप को अपने एरिया के अंदर आंगनवाड़ी के अंदर रजिस्टर्ड करवा दे। दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से उसे क्या दिया जाता है, चने की दाल दी जाती है, मक्के का आटा दिया जाता है, जिससे कि जो प्रेग्नेंट वुमेन है उसका जो न्यूट्रिशन लेवल है वो अच्छा बना रहे, जिसकी वजह से वो और उसके बच्चे को कोई खतरा ना पहुँचे। ये दिल्ली का, ये स्टेट लेवल का, इसलिए मैं आपको हर स्टेट का नहीं बता पाऊंगा क्योंकि मैं दिल्ली में रहता हूँ तो मुझे इस बारे में पता है, ठीक है। अब बात करते हैं अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा के तहत क्या बोला गया कि
घर में जितने भी लोग हैं वो मैटर नहीं करते, हम हर घर में 10-10 किलो का फूड ग्रेन फ्री में बंटवाएंगे। जैसे अभी पीडीएस सिस्टम के थ्रू क्या है कि हर घर में जो मेंबर है, एक मेंबर को 4 किलो गेहूं दिया जाएगा हर महीने। अगर घर में 4 मेंबर है तो 16 किलो, अगर घर में 5 मेंबर है तो 20 किलो, इस तरीके से गेहूं डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। लेकिन अन्नपूर्णा स्कीम में बोला जाता है कि फिक्स है, चाहे घर में कितने मेंबर हो 10 किलो ही गेहूं मिलेंगे। एक है आपका मनरेगा। अच्छा, मनरेगा का यहाँ पर क्या लिंक है? देखो, मनरेगा के तहत लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है। साल के 365 दिन में से 100 दिन आपको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। इस बात की गारंटी कौन लेती है? हमारे मनरेगा स्कीम लेती है। और इसके तहत जब लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो लोग ज़्यादा परचेसिंग पावर बढ़ेगा, जिसकी वजह से वो जो हंगर इंडेक्स है वो क्या हो जाएगा? हमारा इंप्रूव हो जाएगा। तो गवर्नमेंट ने हमारे यहाँ पर कुछ इस तरीके से इनिशिएट लिया। बोलो, आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई? चलिए ठीक है। अब एक छोटा सा कंसेप्ट आता है पीडीएस एंड फूड सब्सिडी का। दोस्तों, ये बिल्कुल पढ़ाना नहीं चाहिए था मुझे, क्योंकि ऑलरेडी मैं अपनी लास्ट क्लासेस के अंदर ये काम करवा चुका हूँ। इन्होंने अलग से एक और टॉपिक दे दिया कि देने की कोई ज़रूरत नहीं थी। पीडीएस मतलब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है, जिसके तहत क्या होता है, फार्मर से जो सब्सिडाइज रेट पर हमने जो चीज़ें खरीदी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो चीज़ें खरीदी, उनको पब्लिक तक पहुंचाने के जो सिस्टम होता है उसको बोलते हैं पीडीएस सिस्टम। फूड सब्सिडी में हम क्या करते हैं, जो हमारे फार्मर्स होते हैं उनको डायरेक्ट सब्सिडी और इनडायरेक्ट सब्सिडी देते हैं। डायरेक्ट सब्सिडी मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, कैश की फॉर्म में दिया जाता है कि फार्मर को कहा जाता है कि ये लो कैश लो और जो भी तुमने इनपुट वगैरह पे खर्चा किया वो इससे सेट ऑफ कर लो। दूसरा होता है इनडायरेक्ट सब्सिडी, जिसके तहत हम फार्मर्स का जो होता है लोन वेव ऑफ करवा देते हैं, इंश्योरेंस वेव ऑफ करवा देते हैं, यानी इनडायरेक्ट तरीके से फैसिलिटी प्रोवाइड करवा देते हैं। कल को कोई फार्मर ने ट्रैक्टर का लोन लिया तो वो सब्सिडाइज रेट पर उसे क्या दिया जाता है? लोन दिया जाता है। ये होता है आपका इनडायरेक्ट सब्सिडी। तो इस तरीके से हमने अपने पास जो है पीडीएस और फूड सब्सिडी के थ्रू किसानों को आगे बढ़ाने की कोशिश की है। ये आप खुद पढ़ लेना, वैसे नहीं भी पढ़ोगे तो भी चलेगा, क्योंकि मैं इसे लास्ट क्लास में कवर अप कर चुका हूं। ठीक है, आपको अलग से यहाँ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आज का टॉपिक क्लियर है। चलो, तो आज जो हमने अपने पास टारगेट बनाया था वो टारगेट हमारा पूरी तरह से अचीव हो जाता है। आप जानते हो हमारी क्लास की प्रथा है, जब भी कोई टॉपिक कंप्लीट होता है तो हम उस टॉपिक पे क्या करते हैं? टिक लगाते हैं, जो इस बात का प्रतीक है कि हमने ये काम कर लिया। तो हमारे पास फूड सिक्योरिटी है, पीडीएस तो ऑलरेडी पढ़ा हुआ था, ये भी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें मैं आपको एग्रीकल्चर मार्केटिंग के बारे में बताऊंगा और कुछ मॉडल्स बताऊंगा जो कि इंडिया ने फॉलो किए, किस तरह से वो फेल हो गए। ठीक है, ये सारी चर्चा हम करेंगे अपने पास नेक्स्ट क्लास में, इसलिए बने रहना हमारे साथ। दोस्तों, अगर आप हमारे नोट्स की पीडीएफ फाइल चाहते हैं तो ये सारी चीज़ें हमने अपने पास टेलीग्राम ग्रुप के अंदर अपलोड की हुई है। आप टेलीग्राम के उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है। दोस्तों, अगर आप मुझसे डायरेक्टली भी जुड़ना चाहते हो तो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप उस पर व्हाट्सएप अपना नाम, अपनी स्टेट का नाम करके व्हाट्सएप कर दीजिए, हम उसे सेव कर लेंगे, ताकि कल को आप कोई भी डाउट पूछना चाहो तो हमें पता हो एटलीस्ट ये पर्सन कौन है। ठीक है, सो गाइस, दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो लेक्चर सीरीज। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पीस आउट।